वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था मोरान शिमी समझकर चुवेन्निंग को किस कर लेता है और वो दोनों एक शादी के हॉल पहुंचते हैं जहां पर सब लोगों के चेहरे एकदम ब्लैंक थे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोरान ये बात चुवेन्निंग को बताता है। वैसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, चुवेन्निंग ने भी ये सब पहले ही देख लिया था कि सबके चेहरे एकदम ब्लैंक थे। वो सब लोग जिनके कोई भी फेशियल फीचर्स नहीं थे, वो सब लोग बातें कर रहे थे और हंसे जा रहे थे। लेकिन मोरान और चुवेन्निंग ये पता नहीं कर पा रहे थे कि आखिर बातें कर कौन रहा है। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, कुछ एक दूसरे से नमस्ते कर रहे थे या फिर शराब का टोस्ट कर रहे थे। ये देखकर मोरान कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भी उनके साथ जाएं और उनके साथ खाना पीना खाएं? वहीं चुवेन्निंग को मोरान के इस फालतू से जोक पर ज़रा भी हंसी नहीं आती। उसने अपना सिर नीचे कर रखा था और वो कुछ सोच रहा था। उसी वक्त कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आती है। कुछ लोग दो लाइनों में बांटे हुए थे और मेन हॉल की ओर चलकर आ रहे थे। चुवेन्निंग और मोरान एकदम से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उन दो लाइनों को एक लड़का और एक लड़की रास्ता दिखाते हुए ला रहे हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन दोनों के ही चेहरे ब्लैंक नहीं थे, बल्कि उनके फेशियल फीचर्स थे, लेकिन वो देखने में आम इंसान की तरह भी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई पेपर डॉल्स हैं जो कि किसी के मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए जलाए जाते हैं। दोनों के हाथ में एक रेड कलर की कैंडल थी जो कि जल रही थी। उसमें से जो खुशबू आ रही थी वो उसी तरह की खुशबू थी जिससे किसी को नशा हो सकता है। मोरान को ऐसा ही लग रहा था कि वो अब बेहोश होने वाला है, लेकिन क्योंकि थोड़ी देर पहले चुवेन्निंग ने उसके हाथ पर उसे एक कट दिया था, उस चोट के कारण ही मोरान थोड़ा होश में आ पा रहा था। वो उस घाव को वापस जोर से पकड़ता है ताकि दर्द के मारे वो इस खुशबू से भ्रमित ना हो। चुवेन्निंग ये सब देख रहा था और वो मोरान की ओर देखता है। जब मोरान को पता लगता है तो वो थोड़ा खांसता है और कहता है, शिज़न आपका तरीका काम कर रहा है। ये कहने के बाद कुछ देर तक वो शांत था, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आता है और वो पूछता है, शिज़न, आपने क्यों नहीं अपने आप को चोट पहुंचाई इस सुगंध के नशे से बचने के लिए? चुवेन्निंग कहता है, ये सुगंध मुझ पर असर नहीं करती। मोरान पूछता है, हाँ क्यों? चुवेन्निंग कोल्डली कहता है, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन अच्छा है। और मोरान कुछ नहीं कह पाता। अब वो दोनों लाइंस पास से गुजर रही थीं। चुवेन्निंग उधर देख रहा होता है और एक नज़र देखने के बाद वो वापस उधर देखता है और सरप्राइजिंगली कहता है, ये काफ़ी रेयर बात थी। वो मुश्किल ही कभी हैरान होता था। इसीलिए मोरान काफ़ी क्यूरियस हो जाता है कि चुवेन्निंग को ऐसा क्या दिखा, और वो उधर ही देखता है जहाँ पर चुवेन्निंग देख रहा होता है और वो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। उसने देखा कि इस लाइन में जो भी इन पेपर डॉल्स का पीछा करते हुए आ रहे थे उन सब पर काबू किया गया था, क्योंकि वो सारी तो डेड बॉडीज़ थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो सब उसी तरह से थे जिस तरह से वो तब थे जब वो मरे थे। उन सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उनमें से कई लोग तो काफ़ी ज़्यादा जवान थे, पर उन सब आदमियों और औरतों में से कुछ जने ऐसे थे जो काफ़ी जाने पहचाने थे। चैन फैमिली का बड़ा लड़का जो कि मर चुका था और जिसे इन दोनों ने उस ताबूत में देखा था, वो भी इस लाइन में खड़ा हुआ था और सबकी तरह मंद मंद चल रहा था। उसके संग एक गड़बड़ थी। बाकी जो दो लाइन थी उनमें से एक लाइन लड़के की थी
और दूसरी लड़की की। लेकिन चैन फैमिली के बड़े बेटे के सामने कोई लड़की नहीं बल्कि एक कागज़ का पुतला था। फिर भी ये इतनी हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मोरन ने कुछ ऐसा देखा था जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन दोनों लाइन के आखिर में शिमी और चैन्याओ भी थे, जो कि उन डेड बॉडीज़ की तरह ही उस लाइन की ओर चल रहे थे। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनका चेहरा बर्फ सा सफ़ेद था और उनके चलने का ढंग भी ज़रा भी बदला हुआ नहीं था। वो भी उन डेड बॉडीज़ की तरह ही चल रहे थे। उन दोनों को देखकर ये तक पता नहीं लग रहा था कि वो जिंदा थे कि मर गए। मोरान एकदम घबरा गया और शिमी की ओर भागना चाह रहा था। तभी च्वेननिंग ने रोका और उसे पकड़कर कहा, रुको। मोरान बोला, लेकिन शिमी। च्वेननिंग उस लाइन की ओर देख रहा था और कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी जल्दी में कोई कदम मत उठाओ। उधर देखो, वहाँ मार्शल लॉ बैरियर लग रहा है। अगर तुम जल्दी में उधर जाते तो ये बैरियर चिल्लाता और ये जितने भी अनगिनत घोस्ट हैं जिनके चेहरे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देते। इसलिए सावधान रहो। च्वेननिंग बैरियर्स बनाने में मास्टर था, इसीलिए उसकी नज़रें इतनी तेज़ थी कि वह दूर से ही बैरियर्स को पहचान लेता था। जब मोरान उधर देखता है तो उसे भी दिखता है कि एंट्रेंस पर एक बैरियर है। वो लड़का और लड़की जो कि लाल मोमबत्ती लेकर उन लाइंस को चला रहे थे, वो कोर्टयार्ड में आते हैं और अपने जादू से उस बैरियर के आर पार हो जाते हैं। अब वो बैरियर खुल चुका था तो दोनों की दोनों लाइन एक एक करके उससे आर पार होने लगती हैं। ये देखकर च्वेननिंग कहता है, चलो और इनका पीछा करो। और एक बात याद रखना, जब तुम इस बैरियर से गुजरो तो अपनी आंखें बंद रखना और सांस मत लेना। और चाहे कुछ भी हो, जिस तरह से वो मुर्दा चल रहे हैं उसी तरह चलना और कुछ बोलना मत। उसे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मोरान भी शिमी को बचाना चाहता था तो वो कोई भी गलती बिल्कुल नहीं करता और वो च्वेननिंग का पीछा करता है। क्योंकि उन मुर्दों की बस 2 लाइन थी तो च्वेननिंग शिमी के पीछे लगता है। तो ना चाहते हुए भी मोरान को चैन्याओ के पीछे लगना पड़ता है। वो लाइंस काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। मोरान उसमें से शिमी की ओर देखता है और जैसा च्वेननिंग ने कहा था वो उसी तरह बैरियर को पार करता है। वो पार करने के बाद वो देखता है कि वो जगह जितनी बड़ी बाहर से लग रही थी वो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। भले ही वहाँ 3 बिल्डिंग थी, लेकिन आंगन के किनारे पर कम से कम 100 छोटे कमरे तो थे ही, जिसमें हर कमरे के दरवाजे पर एक लाल लालटेन थी। बिना वजह ही सारे फेसलेस चेहरे ऊपर उठ खड़े हुए और ग्रीट करने लगे और हॉर्न्स बजवाए गए, जिसमें से एक फेसलेस इंसान बीच में खड़ा हुआ था जो कि गाना गा रहा था। उस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, शुभ समय आ गया है और दूल्हा और दुल्हन बगीचे की ओर आ चुके हैं। ये सुनकर मोरान दंग रह गया। क्या इसने भी कहा कि ये लाशें दूल्हा और दुल्हन हैं? और उसने च्वेननिंग की ओर अपनी गर्दन घुमाई ताकि वो उसे कुछ समझा सके, लेकिन च्वेननिंग कुछ अपने ही मन में सोच रहा था और वो मोरान की ओर एक नज़र नहीं देखता। मोरान उसे काफ़ी देर तक देखता है लेकिन च्वेननिंग उसे नहीं देखता। फिर मोरान सोचता है, मेरे अंकल की मेहनत तो बर्बाद गई। उन्होंने मुझे पहाड़ के नीचे भेजा, वो भी ऐसे शिजुन के संग। इससे अच्छा तो अंकल मुझे बिना शिजुन के भेज देते। तभी हंसते हुए कुछ बच्चों की टोली आती है जिन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे और हर एक बच्चा लाइन में से एक इंसान को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था।
अब उनमें से एक बच्चा मोरान से चिपक जाता है। मोरान को पता नहीं था कि करना क्या है, तो वो च्यवननिंग की ओर इशारा करता है और इशारे में पूछता है, शिजुन, मैं क्या करूं? च्यवननिंग अपना सर ना की ओर हिलाता है और उन बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहता है, इनके साथ जाओ। अब मोरान के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस फेसलेस बच्चे की बात मानने के अलावा, और वो बच्चा उसे कमरे के अंदर ले जाता है। जैसे ही मोरान अंदर जाता है, वो बच्चा उस दरवाजे को बंद कर देता है। मोरान उस छोटे लड़के को देखता है और मन में सोचता है, अब ये बिन चेहरे का शैतान मेरे साथ क्या करेगा। उसकी पिछली ज़िंदगी में च्यवननिंग ने अकेले ही शिमी को बचा लिया था, इसीलिए उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। भले ही उस वक्त च्यवननिंग ने उसे समझाया था कि एक्चुअली में पूरा मामला क्या था, लेकिन पिछली ज़िंदगी में वो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और केवल शिमी के संग वो केस के बारे में सोचे जा रहा था। और अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। वो भी अब च्यवननिंग के साथ है और उसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उस कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल था, साथ ही साथ एक शीशा, बैठने के लिए स्टूल और काले और लाल रंग के कपड़े थे। वो छोटा लड़का उस स्टूल की ओर मारता है और इशारा करता है कि मोरान उधर जाकर बैठ जाए। मोरान रियलाइज़ करता है कि यहाँ के घोस्ट इतने भी ज़्यादा चालाक नहीं हैं, बल्कि मंदबुद्धि है। वो ये पहचानने में असमर्थ था कि कौन जिंदा था और मुर्दा। बस जब तक वो शांत था तब तक वो बचा हुआ था और वो बैठ जाता है। वो छोटा लड़का उसे कपड़े पहनाने में मदद करता है। उसी वक्त एक बेगोनिया का फ्लावर खिड़की से उड़ते हुए पानी की कटोरे में गिर जाता है। मोरान की आंखें चमक उठती हैं। इस बेगोनिया फ्लावर को इवनिंग नाइट नॉर्दर्न स्टार कहते थे, जो कि च्यवननिंग केवल साइलेंटली किसी को मैसेज करने के लिए ही यूज़ करता था। मोरान उस बेगोनिया फ्लावर को उठाता है, तभी उस फ्लावर में से एक रोशनी निकलने लगती है। वो उस रोशनी को अपने कान के पास ले जाता है और फिर बाद में च्यवननिंग की आवाज़ सुनता है, मोरान, मैंने अपनी तियानवेन से पता लगा लिया है। इस बच्चे ने मुझे बताया कि ये सारी की सारी माया मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट ने रचाई है। काइडी टाउन के गांववासी इनकी पूजा करते हैं, जिससे इस घोस्ट की शक्तियाँ और बढ़ गई हैं। और अगर ऐसे ही एक मुर्दों की शादियाँ कराती रही तो इसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये ऐसी शादियाँ रचाती है। अभी हमने जो 2 मुर्दों की लाइनें देखी थी वो असल में घोस्ट कपल्स थे और अब वो इन्हीं की शादियाँ कराने वाली है। ये सब हर रात होता है और हर रात वो और शक्तिशाली होती जाती है। मोरान ये सुनकर अपने मन में सोचता है, बेशरम नहीं तो। माना चलो कि भगवान के पास कोई काम धंधा नहीं है तो वो अपने भक्त के लिए जीवन साथी चुन लेते हैं, लेकिन ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट ये किस तरह की है? ये बस अमर होना चाहती है, इसीलिए सब मुर्दों की शादियाँ कराती है। वो भी एक बार नहीं, हर रात, बार 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 बार। क्या ये मुर्दा उसे इतने खूबसूरत लगते हैं कि इनकी रोज़ शादी होती है? ये मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट ज़रूर बेचारी कुंवारी होगी, देख लेना। च्यवननिंग और बोलता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट यहाँ पर नहीं है, इसीलिए कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। जो भी वो लड़का कह रहा है उसकी बातें मानो, क्योंकि वो इन सब की शादियाँ कराकर अमर होने के लिए शक्तियाँ हासिल करना चाहती है। तो अंत में वो ज़रूर आएगी, तब तक के लिए इंतज़ार करो। मोरन उससे पूछना चाहता था कि शिमी, उसका क्या, वो कैसा है और वो कहाँ है? और शायद ये बात च्यवननिंग जानता था, इसीलिए वो अपने मैसेजेस में पहले ही ये बात क्लियर कर चुका था। और वो कहता है, शिमी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम चैन की तरह ही वो भी वश में आ चुका है।
वो ठीक है। और च्यवनलिंग एक और चीज़ ऐड करता है, अपना ख्याल रखना, बाकी मैं संभाल लूँगा। और वो आवाज़ गायब हो जाती है। उसी वक्त वो लड़का मोरान को तैयार कर चुका था। वो शीशे की ओर देखने लगता है। भले ही उसका चेहरा नहीं था, लेकिन शायद जादू की वजह से। वहीं मोरान भी अपनी ओर देखता है। उसका खूबसूरत सा चेहरा अपने आप को लाल कपड़ों में देखकर खिल सा जाता है। वो आउटफिट उस पर काफ़ी सूट कर रहा था। और तभी वो छोटा लड़का अपने जादू से वो दरवाज़ा खोल देता है। मोरन बाहर आकर देखता है तो कॉरिडोर में फिर से 2 लाइनें सजी हुई थी, एक आदमियों की और दूसरी औरतों की। लेकिन इस बार उन सब ने दूल्हे और दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। क्योंकि ये सब लोग इतने समझदार नहीं थे, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि पेयर लड़का लड़की का हो, लड़के लड़के का, या फिर लड़की लड़की का। वो लाइन काफ़ी बड़ी थी। मोरान दूर तक देखकर भी नहीं पता कर पा रहा था कि च्यवनलिंग और शिमी कहाँ लगे हुए हैं। और धीरे धीरे एक एक करके उन दोनों लाइनों का एक पेयर जाता और फिर बाद में मोरान कुछ मंत्रों को सुनता और उनकी शादी संपन्न हो जाती। और ऐसे ही कुछ मिनटों में मोरान लाइन में लगा हुआ था और अपने आगे चैन्याओं को देखता है। और वो देखता है कि चैन्याओं के साथ शिमी पेयर अप हुआ है। पहले तो मोरान ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पर, लेकिन जब उसे समझ आता है कि शादी इसी तरह हो रही है, और वो सोचता है, 1 मिनट, इसका मतलब कि ये लड़की शिमी के साथ शादी करेगी। और अगर इसी तरह सोचा जाए तो मैं इस घटिया च्यवनलिंग के संग करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते ही हमारे छोटे ताक्षंजुन को ये बात पसंद नहीं आती और वो चैन्या को देखते हैं और उसे पीछे से खींचते हैं और उसके आगे लग जाते हैं। वो छोटा फेसलेस लड़का मोरान की ओर देखता है क्योंकि उसे कुछ भनक लगी थी, लेकिन मोरान तभी अपने आप को एक मुर्दे के रूप में ढाल देता है। और अब मोरान काफ़ी खुश था और काफ़ी एक्साइटेड भी, ताकि वो शिमी के साथ शादी कर सके। और उसी वक्त कुछ और भी होता है। च्यवनलिंग के दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है और वह अपने सामने शिमी की ओर देखता है और उसे लगता है कि पता नहीं आगे जाके ये लोग क्या करेंगे और कौन सा खतरा होगा। वो हमेशा से ही ऐसा था, बाहर से कठोर और अंदर से उतना ही नर्म। भले ही वो ये बात मानता नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें सब बयां करती थी। वो नहीं चाहता था कि इसका डिसिपल ज़रा भी खतरे में पड़े, इसीलिए वो शिमी के आगे लग जाता है और शिमी को पीछे कर देता है। और अब इन दोनों की बारी थी। दुल्हन की सेविकाएं आती हैं जो कि ऑब्वियसली घोस्ट थी, और वो देखती हैं कि च्यवनलिंग आ रहा है तो वो सब हंसने लगती हैं। और उनमें से एक घोस्ट कहती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था, दुल्हन को बधाई हो और बधाई हो, वह आज काफ़ी सुंदर और गोरी लग रही है। ये सुनते ही च्यवनलिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। दुल्हन, इसकी आंखें हैं कि नहीं? और फिर वो उस फेसलेस घोस्ट को देखता है और मन में सोचता है, इसकी सही में नहीं है। और वो सेविकाएं स्माइल करती हैं और अपनी ट्रे में से वो जालीदार घूंघट निकालती हैं जो कि लाल रंग का था, और उससे च्यवनलिंग का चेहरा ढक देती हैं। और वो च्यवनलिंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, दुल्हन, क्या आप ये चाहती हैं? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मोरान और च्यवनलिंग की शादी होने वाली है। अब उनकी शादी हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कोई आम होगी। चलिए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होगा। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।